कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे बीच में हैं अशोक श्रीवास्तव साहब। अशोक श्रीवास्तव साहब प्लानिंग कमीशन के एक बहुत सीनियर ऑफिसर है और एरिया प्लानिंग थोड़ा सा बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट हुआ करता था, क्योंकि हर प्रदेश में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड होते हैं, कुछ थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। तो हम लोग कागजों पर तो उनको इस तरह बनाते हैं कि साहब ये बहुत डेवलप्ड हैं, कम डेवलप्ड हैं, ये हैं। और इसलिए ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है जिससे कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो बैकवर्ड इलाके हों उसमें ज़्यादा हो और जो डेवलप्ड इलाके उसमें थोड़ा कम हो, या उनकी प्रायोरिटीज फर्क हो। लेकिन अशोक जी से अभी हम पूछेंगे कि शायद ये विकास का जो पूरा स्टोरी है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि किस प्रभावशाली आदमी की कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है, और इसलिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें ज्यादा होता है। खैर, ये सब तो एक आयरनी है जिस पर हम उनसे एक सवाल पूछेंगे अशोक जी से नौकरियों का अनुभव का। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे प्रसन्नता से जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे भी हैं, बच्चे पास में हैं भी और नहीं भी रहते हैं, बच्चे घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनाते हैं, सब करते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस, दैट विल टॉक अबाउट इट। अशोक जी शुरू करते हैं। आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विभाग में नौकरी की और बड़े इंटरेस्टिंग थे, कैसा अनुभव रहा आपका? धन्यवाद। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इस प्लेटफॉर्म में मुझे अपनी बात रहने का मौका दिया। मैं शुरू से ही प्लानिंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, लगभग मैंने 35-36 साल की नौकरी की वहाँ पे। और मैं मैन पावर प्लानिंग में रहा हूँ, एरिया प्लानिंग मैंने की यहाँ पे, पर्सपेक्टिव प्लान में भी काम मैंने किया, और लास्ट के दिनों में प्लानिंग कमीशन में था जहाँ स्पेशली प्लान वगैरह बनाए जाते थे। एरिया प्लानिंग में हम लोग जो है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स के नाम से जो रैंकिंग करते थे और एक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बनाते थे। उससे ये मालूम होता था कि प्रदेश के कौन कौन से जिले बैकवर्ड हैं, कौन कौन से फॉरवर्ड हैं, या क्या किस तरीके से उनमें चेंज हो रहा है। इस तरीके का हम लोग करते थे। इसका इस्तेमाल प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में होता था, और गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम्स चलाने में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता था। लेकिन अशोक जी ये बताइए, सब तो आपने एक्सरसाइज कर ली, लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें किस आदमी की कंस्टिट्यूएंसी है वही होता था। ये सब जितनी कार्रवाई होती थी थियोरेटिकल, ये सब कार्रवाई का तो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी थी एक्चुअली जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता था। हाँ, अब ये भाई गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन काम था कि हमको बताना होता था स्पेशली आपका ये जिला जो है ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, यहाँ आपको ये स्कीम चलानी है। डिसीजन तो हाई लेवल से होते हैं, अब उसमें जिस तरीके से रिसोर्स दिया जाए उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पूरे, तो वो उस तरीके से हो पाते हैं। लेकिन हम लोगों का मतलब सिर्फ एक फैक्ट फिगर जो है वो गवर्नमेंट सामने रखनी होती थी, ये असलियत ये है, स्थिति है। जी, ये तो आपने ये बताइए, फिर रिटायरमेंट के बाद जिंदगी की जो नई पारी शुरू हुई उसमें आप एकदम प्रसन्न दिखते हैं जीवन से और घूमते फिरते रहते हैं, बच्चों से भी साथ रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं। तो ये आपने कैसे सब ऑर्गेनाइज किया? क्या कोई डिफिकल्टी हुई रिटायरमेंट के बाद, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल? जी, जब रिटायर हुआ तो कुछ दिन तो प्रॉब्लम महसूस हुई कि एक डेली ऑफिस जाना था, एक रूटीन बना हुआ था, वो रूटीन खत्म हो गया जी। लेकिन फिर धीरे धीरे
महसूस हुआ कि भाई ये अब हमारी दूसरी लाइफ शुरू हुई है जी। अब इस लाइफ को किस तरीके से एंजॉय किया जाए जी। क्योंकि आप अगर खुश रहेंगे एंजॉय करेंगे तो आपकी लाइफ भी बढ़ेगी और हेल्थ भी सही रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी जी। तो और मेरी कोई मतलब लाइबिलिटीज कोई थी नहीं, 2 लड़के हैं, दोनों वेल सेटल्ड है जी। तो जिन लोगों को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या लाइबिलिटीज है उनके सामने प्रॉब्लम होती है भाई कोई नौकरी करें या कुछ भी कोई इनकम सोर्स वगैरह करें जी। ऐसी मुझे कोई वो थी नहीं। हाँ। तो मैंने पूरा टाइम अपना जो है सिर्फ घर पे ही मैं बिताता हूँ जी। घर में जैसे जो काम पहले नहीं करते थे जैसे वाइफ की ऑपरेशन करना या उनके हाथ बटाना उनकी कोई हेल्प करना वो पहले से नहीं हो पाता था। हाँ। तो वो मैंने करना शुरू किया थोड़ा। बाकी मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ तो वहाँ हमारे अगल बगल जितने लोग हैं वो सब हमारे टाइप के लोग हैं, सबके बच्चे किसी फॉरेन में किसी दूर हैं तो सब एक ही टाइप के लोग रहते हैं, थिंकिंग भी सबकी लगभग एक ही टाइप की है। तो हम लोगों ने आपस में एक बड़ा क्लोज एसोसिएशन बना रखा है कि अगर कभी कोई फ्यूचर मान लिया क्योंकि दोनों अकेले रह रहे हैं कभी कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो कौन मैनेज करेगा उसको। तो हमारी कॉलोनी में ये है कि वो यंग लोग भी है कि ये मतलब एकदम एश्योर्ड है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमको हॉस्पिटल अभी छोड़ाएंगे जाकर के, कम्युनिटी सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट है। और जब तक हमारे बच्चे आएंगे तब तक वो तन मन धन से हमारी सेवा भी करेंगे, ये भी एकदम 100% श्योर है। ये हम लोगों ने बना रखा है पूरा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे मतलब कोई मन में ये नहीं लगता कभी कि कोई प्रॉब्लम पैदा होगी। और बाकी हम सब लोग आपस में बैठते हैं, डेली रूटीन है, शाम को लगभग 1.5 घंटे हम 7-8 लोग हैं वो लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं अपने जनरल टाइप बातचीत। क्योंकि आजकल ओल्ड एज जो पर्सन उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक लोनलीनेस की है। हाँ। घरों में जैसे मान लीजिए बच्चे हैं या नहीं भी हैं, अब जो लोग अकेले रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, लेकिन जो परिवार के साथ रह के अकेले रह रहे हैं उनका कष्ट सबसे ज्यादा होता है कि जैसे परिवार में लोग मतलब बच्चे बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे हम 7-8 लोग जैसे रहते हैं आपस में 1.5 घंटा बात करते हैं, आइडिया शेयरिंग करते हैं अपने बातचीत की, तो उससे जो और समस्याएं भी अपनी बताते कह लेते हैं, हल्के हो जाते हैं। हाँ, तो उससे ये है कि जो भी फ्रस्ट्रेशन अगर कुछ है भी मान लीजिए तो वो दूर हो जाता है पूरा। अशोक जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी आपने कही कि घर के कामों में आप पत्नी का हाथ बटा रहे हैं। मैंने इधर लोगों से जो बातचीत की और इंटरव्यू लिए हैं उसमें कई लोगों ने शिकायत की कि महिलाओं की समझ में नहीं आता कि जो हस्बैंड पहले 2 घंटे रहते थे उनसे बात करने के उपलब्ध रहते थे वो अचानक 15-16 घंटे उपलब्ध रहने लगे हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन हो गया है उनके टाइम का, तो इससे वो अपने आप को असहज महसूस करती है और अनावश्यक जो हस्तक्षेप आदमियों का हर चीज में होने लगता है, किचन में, सब्जी में, धोने की मशीन में, उससे एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत तो नहीं हुई? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। नहीं, वो मुझे इसलिए नहीं हुई दिक्कत कि हमारा ये शुरू से आदत रही, जैसे मान लिए पानी लेना है तो बहुत से लोग अपनी वाइफ कहते हैं पानी दे दो। हाँ। हमारा ये है कि अगर पानी पीना है तो सीधे जाएंगे अपने फ्रिज से बोतल निकालेंगे पानी पी लेंगे। बाकी घरेलू काम जैसे मशीन लगानी है हमारे कपड़ों की, तो वो मैं हमें शुरू से लगातार चला रहा हूँ। अच्छा। तो घर के कामों में कोई ये दिक्कत नहीं। दूसरे हमारी वाइफ की कुछ दिन पहले फ्रैक्चर हो गया था तो मेड रखी थी खाना बनाने के लिए, तो 2-3 महीने तो उसने काम किया। फिर बाद हम लोगों ने महसूस किया कि खाना हम लोग जब तक हाथ पे चल रहे हैं खाना खुद ही बनाएंगे खाना, दूसरे खाना बनाना एक अच्छा नहीं लगता। दूसरे ये कि वो 5 बजे आ गई उसने क्या बनाया, हमारा मन है खाने का नहीं है। तो हमेशा हम लोगों ने ये रखा कि खाना हम लोग जब तक हाथ पर चलते रहेंगे तो वो खुद ही बनाएंगे। खाना बनाने में ये है कि भाई वाइफ हमारी जो है वो मतलब होमली लेडी है और खाना वगैरह बनाने का उनको बहुत शौक है, तो वो डिफरेंट टाइप की डिशेज बनाया करती हैं और कोई मतलब उसमें उनको संकोच नहीं होता, कोई रिलेशन वगैरह भी आ गए। आपने कहा एक बात और है इसमें कि कहीं आपको होता है कहीं पार्टी में जाना होता है, किसी का बर्थडे है कहीं आस पास या किसी दिन खाने का नहीं मन है, किसी दिन कुछ कम मन है, किसी दिन मान लीजिए 2 टोस्ट खाने का मन है, तो वो जो बाहर से नौकर आता है बड़ा सिरदर्द मेड को करती है। उसको तो रोटी दाल सब्जी 3-4 बना के रखने की जाने की ही तनख्वाह मिलती है, इसलिए वो उसमें लग जाती है। तो इसका आप माइल्ड आदमी रहे तो घर में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी रही है शुरू से, प्रॉब्लम कोई नहीं है घर में जी। और वाइफ का भी हमारा लगभग नेचर हमारे टाइप का है जी। तो कोई इस तरीके। और दूसरी कॉलोनी में हमारे जैसे हमारा मेल्स से है तो वाइफ भी हमारी जो है वो किटी पार्टीज वगैरह है और भी लेडीज उससे बड़ा अच्छा एसोसिएशन है, तो अपने टाइम उसमें उन लोग का अपने लग जाता है। बाकी हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा वगैरह बहुत होती है हमारी कॉलोनी में, कीर्तन वगैरह जो मंगल आजकल चल रहा है तो मंगल पाठ होगा, तो सब उसी में सब इंगेज रहते हैं पूरे में। तो कोई मतलब घर ये ऐसा नहीं कि हम बहुत देर घर में रह रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत महसूस हो, और हम लोग मैं ये मतलब महसूस भी करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई। अच्छा, और ये वॉकिंग और हेल्थ सिस्टम ठीक रखने के प्रिवेंटिव हेल्थ का जो होता है क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कैसे करते हैं? हाँ,
इसमें मेरा मामला थोड़ा बड़ा अस्त व्यस्त टाइप का है जी। मिसेज हमारी जो है वो तो ठीक सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हैं और लगभग 5:30 6 टहलने चली जाती हैं जी। और लगभग 1.5-2 घंटा टहल के आती हैं और अच्छा। कॉलोनी में बहुत दूर दूर की लेडीज उनको सब जानती हैं जी। मैं इस मामले में बड़ा आलसी आदमी हूँ। मैं 9 बजे से पहले सो नहीं उठता हूँ। अच्छा। 9 बजे मैं सो उठता हूँ, उसके बाद अपने फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं कंप्यूटर पे वही शेयर मार्केट यही सब वो मेरा 3 बजे तक कार्यक्रम चलता है पूरा और फिर 3 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ। 5 बजे मैं उठता हूँ, फिर मेरा 5 से 9 तक मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा। 5 बजे मैं साइकिल लेकर निकल जाता हूँ, पूरी कॉलोनी के 5-6 चक्कर लगाता हूँ, लगभग 6 किलोमीटर। फिर लौट के आता हूँ। फिर हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे 1-1.5 घंटे बात हुई। 7-7:30 पे हमारे पास एक पार्क है, वहाँ मैं टहलने निकल जाता हूँ। लगभग 6-7 चक्कर 4,000 कदम 5,000 कदम लगभग मैं टहलता हूँ और फिर लौट के आके नहा के खाना वाना अपने। तो टाइमिंग का फर्क है। टाइमिंग का फर्क है। अब जनरली लोग कहते हैं कि सुबह टहलना चाहिए, तो सुबह मुझे नींद रात में एक्चुअली मैं सोता हूँ 12 साढ़े 12 बजे हूँ, तो सुबह आँख खुलती नहीं, संभव तो मेरा शाम का पूरा चलता है। नहीं, वो तो अपनी कन्वीनियंस से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइमिंग बजाय सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक, शाम को वॉक हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने शेयर मार्केट के बारे में बताया, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और मैंने देखा कि रिटायर्ड लोग कुछ उसमें कोशिश करते हैं, कई लोगों का नुकसान भी हुआ, कई परेशान है। आपका अनुभव क्या रहा शेयर मार्केट के बारे में? अनुभव मेरा मिक्स ही है। शुरू में तो नुकसान हुआ मेरा। मैं शेयर मार्केट में 90 से हूँ, तो उसमें हर्षद मेहता वाला टाइम उस समय तो नुकसान हुआ। और दूसरे इसमें ये कि आपको जैसे हम एक टीवी खरीदने जाते हैं, तो हम टीवी खरीदने जाते हैं, पहले कई दुकानों में देखेंगे उसको, लोगों से बात करेंगे किस टीवी की परफॉर्मेंस अच्छी है क्या, तब टीवी खरीदेंगे। शेयर के बारे में जनरली लोग ज्यादा नहीं रिसर्च करते हैं। तो शेयर खरीदने के पहले एक रिसर्च पूरी करनी चाहिए कि आप जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट की एक्सेबिलिटी क्या है। अगर डेली प्रोडक्ट बिक रहा है तो मतलब अगर आप जब तक प्रॉस्पेक्ट्स नहीं सोचेंगे कंपनी के बारे में तब तक आपको शेयर नहीं खरीदना चाहिए। पहले आप उसके बारे में सोच लीजिए अच्छी तरह से, फिर उस शेयर को आप लेंगे, कितने दिन आप रखना चाहते हैं क्या है, और लॉन्ग टर्म भी रखना चाहते हैं तब भी आप उसको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। तो इस तरीके से अगर करें तो नुकसान नहीं होगा। शुरू में मेरा नुकसान हुआ, लेकिन सर 2-3 साल से मैं बहुत सीरियसली लगा हूँ तो नुकसान नहीं होता जी। तो इसमें रिटर्न क्या बैंक या मार्केट से बेटर रिटर्न है? बैंक मार्केट से तो 100 टाइम्स बेटर रिटर्न है। बैंक में आजकल से 5-6% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं, लेकिन इसमें अगर आप शेयर में कायदे से लगे हुए हैं तो 15-16% तो मिनिमम मिल ही जाएगा। हाँ, म्यूचुअल फंड में भी 15-16% मिल जाएगा, अच्छा म्यूचुअल फंड है। और शेयर में भी है, मतलब 15-16% तो मिल ही जाएगा ऑन एन एवरेज। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स भी लगा दिया। और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टैक्स लगे हुए हैं तो नहीं। अच्छा, और बाहर लखनऊ के बाहर घूमने फिरने जाने का सिलसिला क्या रहता है? हाँ, लखनऊ के बाहर भी पहले शुरू में जब जॉब में थे तब तो ना इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा नहीं था, और हमारे फादर मदर सब साथी रहते थे, हम लोग पूरी फैमिली में, तो थोड़ी लाइबिलिटीज भी थी, नहीं गए। रिटायरमेंट के बाद मेरा काफी घूमने का इंटरेस्ट आया इधर, तो कोरोना पीरियड में तो मैं नहीं जा पाया उधर। लगभग 2016-17 में उससे मैं हर साल प्रोग्राम बनता रहता है कहीं न कहीं, तो मैं घूमने जाता रहता हूँ। घूमने जाने में जब एज ज्यादा हो गई तो थोड़ी सी अगर अकेले जाने में थोड़ा डर लगता है, कहीं कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कोशिश यही करता हूँ कि साथ को जरूर है। तो हमारी कॉलोनी के 2-3 लोग हैं अपने, तो जो सिमिलर टेस्ट के हैं अपने, तो अपने आपस में बात कर ली, तो 2 फैमिलीज हम लोग जाते हैं अपने, तो जो भी जगह मिली अपने वहाँ घूमे लगभग 1 हफ्ते के लिए, तो उससे आउटिंग भी हो जाती है और मतलब मन भी लग जाता है, थोड़ा रिफ्रेशनेस आ जाती है राशि। बच्चों से ताल्लुकात कैसे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों वर्किंग है, नोएडा में दोनों पोस्टेड है, दोनों शादी हो चुकी है। बच्चे लगभग हर महीने आते रहते हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटा बच्चा तो हमारा 2 साल से वर्क फ्रॉम होम में हमारे साथ ही रह रहा है। अच्छा। हाँ, तो बड़ा लड़का नोएडा में है, तो कभी कभी हालांकि जाते हैं उसके बाद भी, लेकिन अच्छा नहीं लगता ज्यादा। मतलब जैसे गए वहाँ पे तो भाई उन दोनों की अपनी लाइफ है, वो सुबह दोनों जॉब पे चले गए। अब हम दिन भर बैठे क्या करें, तो जब भी गए तो 4-5 दिन ही रहे वहाँ पर। हाँ, इससे ज्यादा अच्छा ही नहीं लगा। अच्छा, और बहुत ज्यादा दिन रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ, साथ में मेड है, वो भी देख रहे हैं कि पहले 2 आदमियों को खाना बनाना, ये लोग लगातार रुके हुए हैं, इनके लिए खाना बनाना। दूसरे बच्चों को तो ये है कि अपने जो भी बनाया, जो भी किया, अपने चली गई। अब हम लोग खाली बैठे हैं तो 50 नुक्ताचीनी करेंगे, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो मतलब उसके साथ प्रॉब्लम होती है। ये तो अशोक जी एक जनरल प्रिंसिपल की बात है कि मेरे ख्याल से आप अगर बच्चों के कामों में हस्तक्षेप उनकी जिंदगी में कम से कम करेंगे तो आपकी ग्राह्यता ज्यादा रहेगी, और नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम रहे। ये बड़ा अच्छा, ये सब जो जिंदगी की फिलॉसफी, छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको जरूरी होती हैं। आपने ये फील नहीं किया कि आप, बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी में हैं जो अनावश्यक बच्चों को छेड़ते हैं, उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, और काफी लोग, मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव, मैं आज 60-70 लोगों का इंटरव्यू कर, मैंने देखा पता नहीं खुश लोग कब दिखते हैं। इसलिए मैंने आप
मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ चेहरे से ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि वो खुश है अंदर से, तो बात करना शुरू किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला क्या है कि लोग खुश रहें? कोई जनरल फॉर्मूला आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं, एक तो सर बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए जी, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है उनकी, और हमारा सोचने का नजरिया और उनके सोचने के नजरिए में बड़ा फर्क है जी। मैं ये भी देख रहा हूँ जैसे आजकल के लड़के जो हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने अपने पीरियड में की। लाइफ एंजॉय नहीं किया। तो उसमें अब अगर उस तरीके से सोचे ये बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं तो अब भाई वो कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने बुजुर्गों को देखा वो यही कहता है भाई ये इसमें यहाँ पैसा इतना खर्च कर दिया, तो इसमें कतई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी नहीं करिए उनसे क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है। बाकी अगर खुश रहना है तो सबसे पहली चीज तो भाई हम लोग क्योंकि सर्विस क्लास के हैं तो हमको तो पेंशन मिलती है, लेकिन बहुत से लोग हैं प्राइवेट जॉब में हैं, सर्विस क्लास के नहीं है। अब तो उनको अपने वर्क टाइम से ही उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो इस समय नेशनल पेंशन स्कीम है, हाँ। या और भी बहुत सी बैंक स्कीम चल रही हैं, अटल पेंशन योजना है, किसी भी योजना से किसी भी तरीके से उनको अपने फ्यूचर के लिए बेसिक इनकम का मतलब रिटायरमेंट के बाद हमारा काम चलता रहे जी। एक चीज, दूसरी चीज पैसा हालांकि बहुत बड़ी चीज है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर हेल्थ नहीं सही है तो सारा पैसा बेकार। बिल्कुल आप ठीक है। इसलिए 50-60 में जाने के बाद आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, कोई प्रॉब्लम अगर है डॉक्टर से कंसल्ट होते रहिए, तो हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान। बाकी जैसे आपने हॉबी बताई, आपको 10-11 बजे से 3 बजे तक आप आराम से शेयर मार्केट करते हैं। हाँ, अब हॉबी जरूर होनी चाहिए। एक हॉबी भी जरूर हो पूरे उसके अंदर जी। आप अगर पढ़ने का शौक है तो पढ़िए, लिखने का शौक है लिखिए। बहुत से लोगों को घर के कामों का शौक है अपने, तो घर के काम एंजॉय करिए। मतलब वो एंजॉय उसको मतलब एंजॉय करना है किसी तरीके से। अगर बोझ समझिएगा तो वो बोझ रहेगा, फिर प्रॉब्लम पैदा होगी। ये मेन चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, आप यहाँ आए, आज में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग शेयर करें और एक कुछ मंत्र भी आपने दिए लोगों को कि कैसे ओल्ड एज में आप जो है प्रसन्न रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग आपसे किसी स्पेसिफिक बात फिर करनी होगी तो एक दिन आपको बुलाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट ओल्ड एज में करने के लिए और करने के लिए हम 2-3 लोगों के ग्रुप में आपको फिर आमंत्रित करेंगे इस समय। आज आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।